चलिए वहां खबर जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। क्या नए साल से पहले सरकार और किसानों के बीच जारी डेडलॉक खत्म हो जाएगा? सरकार की कोशिशों के बाद किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत के लिए एक मेज पर आने को तैयार हो गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या 30 दिसंबर की बैठक में सरकार और किसानों के बीच कृषि सुधारों को लेकर सहमति बन पाएगी? किसान कानून वापसी से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार संशोधन को तैयार है। तो कल की किसान वार्ता से पहले सरकार अपने स्तर पर माथापच्ची में लगी हुई है। नॉर्थ ब्लॉक में किसानों के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक 2 घंटे चली। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से बैठक सकारात्मक होने की उम्मीद है। उधर बिहार की राजधानी पटना में आज कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठनों ने मार्च किया। इस दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर आई। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि बातचीत उनके ही एजेंडे पर होगी और सरकार के उन 4 एजेंडों पर बात करने का मतलब है कि कृषि कानून का रद्द होना, जो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस रिपोर्ट से समझिए। आज 34वां दिन है जहां पे लगातार सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन जारी है। किसान आंदोलन के अब टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के बाकी बॉर्डर पे पहुंचे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। 30 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच 6वीं बार बातें होने जा रही है। 26 जनवरी तक करीबन 1 करोड़ से ज्यादा और किसान इस पूरे आंदोलन में आके जुड़ सकते हैं। देखो ये हाल निकलेगा, अच्छी बात है। नहीं निकलेगा तो हम डटे हुए हैं। अगर बात नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन होगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नया साल विद्रोह का क्या बढ़ जाएगा बवाल? नवंबर दिसंबर में आंदोलन, जनवरी में बढ़ाएंगे कंपन। सरकार का संदेश आया है, किसानों के लिए क्या लाया? – 2020 में कानून पर घमासान, 2021 में बढ़ेगा तूफान। किसान का खून उबला, सरकार का क्या है नया फॉर्मूला? मोदी ने मनाया है, अन्नदाता बातचीत की मेज पर आया है। आंदोलन से होगा बॉर्डर बरी, बड़ी खबर ला रही है जनवरी। क्या नए साल से पहले खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन? सरकार की ओर से किसानों को कल यानी कि 30 दिसंबर को बातचीत के लिए न्योता दिया गया। दोपहर करीब 2 बजे किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि मुलाकात करने वाले हैं विज्ञान भवन में और उम्मीद है कि बात बन जाएगी। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हमारा विवाद खत्म हो जाए, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो किसानों की क्रांति चिंगारी बनेगी। नए साल पर विद्रोह और मुखर होगा। नया साल विद्रोह काल, क्या बढ़ेगा बवाल? पीएम मोदी ने मनाया, अन्नदाता मेज पर आए। नए साल से पहले खत्म होगा किसान आंदोलन। – 30 दिसंबर को नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक होने वाली है। किसानों ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे। किसानों ने सरकार को 4 एजेंडे भी भेजे हैं, जिस पर वो सरकार की ओर से सहमति चाहते हैं।
किसान आंदोलन के अब टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के बाकी बॉर्डर पे पहुंचे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और आज राकेश टिकैत यहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे। उनका कहना ये था कि यहाँ पे जितने भी समर्थन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसके अलावा सिंघू पे जो बैठे हैं और बाकी दिल्ली के बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं, उसके अलावा भी 26 जनवरी तक करीबन 1 करोड़ से ज्यादा और किसान इस पूरे आंदोलन में आके जुड़ सकते हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान लगातार कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है और साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा है। किसान नेता टिकैत ने कहा, क्रांति चिंगारी बनेगी। देश का किसान है, सरकार को बात मान लेनी चाहिए। विपक्ष मजबूत नहीं है, देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होता तो हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, सरकार से को हमने एजेंडा अपना दे दिया है। जो हमारे 4-5 एजेंडे हैं वो सरकार को दे दिए। 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा। जो एनजीटी का कानून है जिसमें पुराने 10 साल पुराने ट्रैक्टर है ये है, और बहुत मसले हैं। लेकिन जो पहला बैरिकेटिंग है, दिल्ली में घुसने का पहला बैरिकेटिंग तोड़ना पड़ेगा, वो है 3 कानून। सर, इनके वापसी के बगैर कोई रास्ता नहीं। हालांकि सरकार का कहना है कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं। सरकार किसानों की बेहतरी चाहती है, लेकिन किसान इसे समझ नहीं रहे। देखिए, ये सारे लोग जो है वो आज हताश और निराश हो गए हैं और इनको लगता है कि इनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके सफल हो जाएगा। किसान भाइयों की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी सवाल हैं, उन सवालों का जवाब पुख्ता तरीके से सरकार दे रही है और देने को हमेशा तैयार रहती है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी और जो भी भ्रम का माहौल जिन लोगों ने पैदा किया है उनको जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सरकार और किसानों के बीच 21 दिन बाद बुधवार को 7वें दौर की बातचीत होगी। किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर की तारीख दी थी, लेकिन सरकार की तरफ से 30 दिसंबर का न्योता मिला। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को किसानों की फिक्र नहीं है। इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि किस तरह के कानून शरद पवार जी लेके आना चाहते थे। हमारा हमेशा ये मत रहा कि जो मंडी सिस्टम में खामियां हैं उस खामियों को दूर किया जाए, उन कमियों को दूर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं पूरी मंडी को साफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और ऐसा कानून लाया जाए जिससे किसान एक मजदूर की तरह से रह जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जो प्रस्ताव हमने रखे हैं उस पर चर्चा करेंगे। कानून वापस नहीं लिए गए तो यहीं बैठे रहेंगे। किसान 30 दिसंबर को स्ट्रक्चर मार्च का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार से बातचीत सफल नहीं रही तो 31 दिसंबर को मार्च निकाला जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नए साल से पहले खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐश्वर्या हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कई दिनों से किसान संगठन और उनके आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। ऐश्वर्या, आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार में बैठे तमाम मंत्री कहते हैं कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष खेल खेल रहा है। उधर सरकार की मैराथन बैठक चल रही है कि कल की बैठक को किस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमको एमएसपी की गारंटी दी जाए, तीनों जो कानून हैं उनको वापस लिया जाए, उनके वापस लेने की प्रक्रिया क्या है वो हमें बताई जाए, और पराली और विद्युत की जो मांगे वो बनी हुई हैं। तो कैसे बात बनेगी? देखिए, मुश्किल लग रहा है कि 2020 में इसका हल निकलने वाला है। कल की मुलाकात में क्या होता है बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी किसान संगठन थे उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि कल सबसे पहले जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत होगी तो उसमें साफ तौर पर उनको कहा जाएगा कि आप पहले बताइए कि ये 3 कृषि कानून को आप वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और उसी के बाद आगे की बातचीत हम करने वाले हैं। यानी जैसे पहले यस और नो के फॉर्मूले पर केंद्र सरकार से किसान संगठन बातचीत करते आए थे, वही रुख आज भी जब किसान आंदोलन की मीटिंग हुई, किसान यूनियंस की मीटिंग हुई, उन्होंने वही रुख अपनाया और 2-2 कहा कि सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा कि आप ये 3 कृषि कानून को वापस लेने की मॉडलिटीज बताइए, हमें नंबर गेम में या फिर हमें आंकड़ों में और
शब्दों में ना उलझाइए जिस तरीके से आप अभी तक उलझाते आए हैं। जिस तरीके से आज भी लगातार सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डर्स पर किसानों का आना लगातार जारी रहा, लग रहा है कि ये आंदोलन 2020 से आगे जाएगा। कल देखना होगा कि सरकार वाकई में बैकफुट पर आती है या नहीं, क्योंकि एक तरफ सरकार लगातार ये कह रही है कि हम खुले मन से आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कल कहां तक बात पहुंचती है देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा। और इस बीच बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक नॉर्थ ब्लॉक पे हुई है कृषि मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, और उसके बाद कृषि मंत्री ने कहा है कि सकारात्मक दिशा में ये बैठक रहेगी और उम्मीद है सरकार को कि कोई नतीजा निकलेगा। सरकार ने रणनीति बनाई है, किसान भी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही थी ऐश्वर्य की, और भी कई इलाके ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां से किसान चलकर आ रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर की तरफ। आप आज दिन भर सिंघू बॉर्डर पे मौजूद थे, क्या पहले से तादाद बढ़ी हुई लग रही है किसानों की? वहां पर आज आंदोलन का क्या रंग दिखा? देखिए, महाराष्ट्र के नासिक से, बिहार के पटना से और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से लगातार किसान आज सिंघू बॉर्डर पर नजर आए। काफी तादाद में किसान यहां पर आज इकट्ठा हुए। और आपको बता दें कि अब जो सिंघू बॉर्डर का पूरा हाईवे है वो दोनों तरफ पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। जो आसपास के गांव हैं वहां तक भी अब किसान अपना डेरा जमा चुके हैं और अब रोजमर्रा की चीजें लगातार जो बड़े बड़े संगठन उनको प्रोवाइड कर रहे थे वो भी पहुंचना चालू हो गया है। आज तमिलनाडु, आज बिहार के पटना में भी किसान आंदोलन की और इन्हीं से जुड़े से किसान संगठनों की बड़ी बड़ी रैलियां हुई। उसमें आज कहीं ना कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया बिहार के पटना में। तो इन सभी चीजों को देखते हुए किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे चलकर इस पूरे आंदोलन को और भी बढ़ाया जाएगा और भी उग्र किया जाएगा। और ये जब तक केंद्र सरकार इन बातों पर नहीं मानती है तब तक इसी तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। वाकई ये किसान आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, ये तो स्पष्ट तौर पर हमने देख भी लिया है। और जो टिकैत हैं वो ये कह भी रहे हैं कि अभी तो चिंगारी है, आगे बहुत सारी स्थिति खराब होने वाली है सरकार के लिए अगर हमारी बातों को नहीं माना गया। लेकिन ऐश्वर्य, कल जो बैठक रखी गई है, इस बैठक से पहले सरकार तो माथापच्ची कर रही है और सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ज्यादा से ज्यादा इसका विरोध ना हो, ज्यादा से ज्यादा ये आंदोलन और दूसरे राज्यों में ना फैले। लेकिन किसान लोग किस तरीके से एकजुटता बनाए रखेंगे? लगातार वहां पर डेथ हो रही है, वहां पर एक बड़ा खर्चा, क्योंकि इसको इवेंट करार दिया गया कि इवेंट है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। क्या इन तमाम बातों के बीच किसान संगठन के लोग भी ये मानते हैं कि ये 6 महीने और 1 साल तक रुक पाएंगे यहां पर? देखिए, कहीं ना कहीं जो किसान संगठन यहाँ पर हैं, क्योंकि पिछले 30 दिनों से मैं लगातार सिंघू बॉर्डर जा रहा हूँ और एक बात को हमने बड़ी करीबी से और नजदीकी से ये रिपोर्टिंग करते वक्त जाना है कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 30 दिन गुजारे हैं। और आगे जो अगर राशन की बात करें, उनके रहने सामान की बात करें, उनको बाहर से जो फंडिंग आ रही है, पंजाब से लकड़ियां आ रही हैं इस भरी सर्द में अलाव के लिए, वो सभी मुहैया कराई जा रही है। और हमने ये भी देखा है कि आगे वाले समय के लिए उनके पास भरपूर सामान है कि वो आंदोलन को जारी रख सके। केंद्र सरकार की इन तमाम चीजों पर भी नजर है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कल वो बैठक करना चाहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही कि हम सकारात्मक सोच के साथ कल बैठक की शुरुआत करेंगे। उनकी बातों को ठीक कहा, सकारात्मक सोच के साथ इस पर बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 5 और 6 तारीख को आरएसएस की एक बड़ी बैठक रखी गई है अहमदाबाद में। वो सरकार के कामकाज को लेकर है, सत्ता संगठन के समन्वय को लेकर है, और अगर यहां पर बात नहीं बनती है तो बात फिर वहां तक जाएगी, और वहां तक जब बात जाएगी तो आरएसएस का दबाव भी यहां पर बना होगा, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर और सरकार के रुख को लेकर आरएसएस नाराज बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करते हैं। किसान और सरकार के बीच अगली बातचीत की तारीख तय हो गई है। 30 दिसंबर को होने वाली बैठक में सरकार की तरफ से कोशिश होगी एक ऐसा ठोस प्रस्ताव पर चर्चा की जाए जिससे किसानों की समस्याओं का निपटारा हो। यह बैठक 30 तारीख को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बुधवार को होने वाली चर्चा हमारे एजेंडे पर ही होगी। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। जगह जगह प्रदर्शन और सामानों का बहिष्कार जारी है। अब सवाल यह है कि क्या नए साल से पहले किसान आंदोलन खत्म होगा? इस रिपोर्ट से जरा और जानकारी। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सरहदों पर डटे किसान क्या नए साल से पहले अपने घर वापस लौट पाएंगे?
क्या 30 दिसंबर को किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन खत्म होने की नाउम्मीदियों के बीच बातचीत की रोशनी दिखाई पड़ी है। किसानों और सरकार के बीच अगली वार्ता 30 दिसंबर को होगी। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद रहे। फैसला हुआ कि 30 तारीख को दोपहर 2 बजे किसान संगठनों के प्रतिनिधि सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे। ये बैठक विज्ञान भवन में होगी। किसानों और सरकार के बीच बैठक पहले 29 तारीख को होनी थी, क्योंकि किसानों ने लंबी बातचीत के बाद जो चिट्ठी सरकार के नाम भेजी थी, उसमें 29 दिसंबर को अगली बैठक का प्रस्ताव दिया गया था। बैठक के लिए किसानों ने 4 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत हुई। दूसरी शर्त, एमएसपी की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे। तीसरी शर्त, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा के प्रावधान किसानों पर लागू न हो। और चौथी शर्त, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में शामिल हो। इन सभी शर्तों में जो मसला अब तक बातचीत की राह में रोड़ा बन रहा था, वो था तीनों कानूनों को वापस लिए बिना बातचीत के लिए किसानों का राजी होना। कुछ कदम सरकार पीछे हटी तो किसानों ने भी अपने रुख में नरमी लाते हुए 4 शर्तों पर बातचीत का रास्ता खोल दिया। अब इंतजार 30 तारीख का है, लेकिन इस बीच विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर है। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। विपक्ष किसानों के मुद्दे को भुनाने में लगा है, लेकिन सरकार कृषि कानून के पक्ष में समर्थन जुटाने में कामयाब होती दिख रही है। इस बार 25 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि कानून का समर्थन किया है। सोमवार को उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन संगठनों ने कृषि कानून पर समर्थन की चिट्ठी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को देश की 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। ये ट्रेन महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। देश का अन्नदाता किसान लाखों करोड़ों की संख्या में आंदोलन पर है और दिल्ली में बैठी सरकार उनकी आवाज तक सुन नहीं रही। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी जिंदगियां देने को मजबूर है और सरकार उनकी बात सुनती नहीं। इस देश की आजादी के 73 वर्षों बाद ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमने कहीं ऐसे हुक्मरानों को तो नहीं चुन लिया जिन्होंने एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, काले अंग्रेजों की तरह इस देश को चलाने का निर्णय किया है। सरकार मानती है कि कृषि सुधार जरूरी है और कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। इस बीच किसानों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। आंदोलन के 33वें दिन प्रदर्शनकारी किसानों को यूपी के किसानों का भी साथ मिला। अब देखना होगा कि क्या अगली बैठक 1 महीने पुराने गतिरोध को खत्म कर पाएगी। क्या नए साल से पहले किसानों को कोई अच्छी खबर और सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी। जवाब के लिए 30 तारीख की बैठक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, किसानों और सरकार के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। कल की बैठक से कुछ उम्मीदें जगी जरूर हैं, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि किसानों की जो बदहाली है उसके लिए कोई एक पार्टी, कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। और इसका जिक्र आज किसान आंदोलन के जरिए भी उठा है, क्योंकि राकेश टिकैत जो कि किसानों के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कह दिया कि विपक्ष अगर अपना काम कर रहा होता, विपक्ष अगर मजबूत होता तो हमें सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे भी इसे जोड़कर आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही। और संसद में कानून पास होने के बाद 6 महीने बाद किसान लगातार इस पर मंथन कर रहे थे। किसान इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे। और तमाम किसान संगठनों की बैठक चंडीगढ़ में हुई। करीब 4-5 बैठक चंडीगढ़ में हुई। उसके बाद किसान संगठनों ने इस बात को लेकर रणनीति बताई कि जब तक हम लोग दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, जब तक दिल्ली में जाकर उपस्थिति नहीं देंगे, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और इसकी शुरुआत की पंजाब के लोगों ने। लेकिन सरकार के सामने अब स्थिति ऐसी है न कि ना निकलते
उबलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। ऐसे में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो किसानों की बात को समझे, लेकिन किसान की जो मांगे हैं वो सरकार के गले नहीं उतर रही। सबसे बड़ा सवाल है तो किसान आंदोलन पर सियासत से इतर अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे सूबे में जहां पर सियासत सिर्फ सियासत नहीं रही बल्कि रक्त चरित्र बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में आज फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और ये हुआ शुभेंदु अधिकारी की रैली से ठीक पहले। पश्चिम बंगाल में इस बार सियासी तस्वीर कुछ ऐसी है कि जमीन बनाने और जमीन बचाने की जंग हर रोज पहले से और ज्यादा तीखी होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी बंगाल में कितनी सीटें जीतेगी। ममता दीदी ने बीजेपी को 30 सीटें जीतने की चुनौती दे दी है। और इससे पहले अमित शाह 200 से ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। किस तरह बह रही है बंगाल की ये बयार, ये रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का रण अब प्रचंड हो चुका है। क्रिकेट के बंगाल टाइगर की बीजेपी में एंट्री की अटकलों ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। बीजेपी ने जिस तरह से एक एक करके दीदी के सिपह सालारों को तोड़ा है, उससे टीएमसी के खेमे में खलबली है। लेकिन ममता बनर्जी किसी भी हाल में बीजेपी के मिशन बंगाल को रोकना चाहती। मंगलवार को वीरभूम में ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली तो बातों बातों में निशाना अमित शाह और उनके मिशन 200+ पर था। दीदी ने कह दिया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें जीत कर दिखा दे। बीजेपी पर तंज कसने से भी ममता चूकी नहीं। भाजपा वाले हर साल आते हैं, 5 सितारा होटल में खाना खाते हैं, मगर दिखाते ऐसे हैं जैसे आदिवासी के यहाँ भोजन कर रहे हो। हम साल के 365 दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हैं, मगर भगवा दल हर दिन फर्जी वीडियो फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहा है। टीएमसी के कुनबे में जिस तरह भगदड़ मची और एक एक करके कई तृणमूल नेता बीजेपी में शामिल हुए, उसका असर दीदी की सियासी जमीन पर पड़ना तय माना जा रहा है। ममता जानती हैं कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का विश्वास डगमगाने से बचाना जरूरी है। वीरभूम से उन्होंने फिर से एक बार यही करने की कोशिश की। कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता हमारे साथ है। आप कुछ विधायकों को खरीद सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नहीं खरीद सकते। इधर बीजेपी भी हर रोज ममता बनर्जी पर जुबानी हमले कर रही है। कभी निशाने पर पश्चिम बंगाल की सरकार तो कभी ममता का परिवार। बीजेपी का निशाना बंगाल की कुर्सी पर है और वो किसी भी हाल में चूकना नहीं चाहती। देखिए, उनकी स्थिति तो ये हो गई कि सबको लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। पूरे बंगाल को जो है उन्होंने गुंडों के हवाले कर दिया, अराजक तत्वों के हवाले कर दिया। जिस तरह के हालात वहां पर हैं वो तो कोई सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती। और उसके बाद वो गुंडे, बदमाश, अराजक तत्व जो उद्दंडता कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये बात दीदी भी जानती हैं कि उनके कार्यकर्ता भी शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से छीनकर बीजेपी ने जो खाद दिया है उसकी भरपाई मुश्किल है। इसकी झलक फिर से एक बार नंदीग्राम में दिखी जब शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नौबत हंगामे और तोड़फोड़ तक पहुंच गई। कई बसों को निशाना बनाया गया। इस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल में आम। चुनाव नजदीक आते ही सियासी अदावतें बढ़ती जा रही हैं। बंगाल की जनता सब देख रही है। अपने नेताओं के बयानों, बगावतों और हिंसा की घटनाओं पर जनता क्या फैसला सुनाती है, ये देखना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन का हल सरकार कब निकाल पाती है। जानने समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी समस्या का हल ढूंढ निकाला है। सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ के साथ मुलाकात की है तो इसे एक सौजन्य मुलाकात बताया। लेकिन समझदारी यही मान लेने में है कि चुनावी मौसम में कुछ भी सियासत से परे नहीं होता। सवाल उठने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक प्रभावी चेहरे की तलाश में जुटी बीजेपी क्या किसी बड़ी योजना पर काम कर रही है? क्या बंगाल में बीजेपी के लिए चेहरे का सूखा क्रिकेट का बंगाल टाइगर दूर करेगा? क्या बंगाल में दीदी बनाम दादा की लड़ाई देखने को मिलेगी? रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी को सबसे बड़ी पहेली का हल मिल गया है? क्या बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए चेहरा मिल गया? इन तमाम सवालों के जवाब इस तस्वीर में छुपे हैं। इस मुलाकात ने
पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर को नया रंग दे दिया है। पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा वक्त में बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली, लेकिन आने वाले कई घंटों के लिए पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में दीदी के टक्कर में दादा को उतारने की प्लानिंग कर ली है। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने वाले पश्चिम बंगाल के इकलौते क्रिकेटर हैं और आज अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी नेतृत्व के सूखे का इलाज ढूंढ रही है तो निगाहें दादा पर जाकर टिक जाना कोई हवाई बात नहीं। कारण ये कि सौरव गांगुली के राजनीति में आने की अटकलें कोई पहली बार नहीं लगाई जा रही हैं। सौरव का नाम पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ा है, पर चुनाव से एन पहले जिस रफ्तार से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, किसी भी मुलाकात को सियासत से परे नहीं रखा जा सकता। लेकिन सौरभ भी मंझे हुए कप्तान रहे हैं, बड़ी सफाई से सवालों से बच निकलने में माहिर है। बैठक को लेकर उन्होंने सधा हुआ जवाब दिया। ये सद्भावना मुलाकात थी। बीते साल से कार्यभार संभालने के बावजूद राज्यपाल ने अब तक ईडन का दौरा नहीं किया था, इसलिए मैं उनको इसका न्योता देने आया था। सद्भावना मुलाकात पर कोई कयास न लगाएं, अभी राज्यपाल के ईडन दौरे की तारीख तय नहीं हुई है। अभी न बीजेपी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार है और न ही सौरभ गांगुली कुछ खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात को अगर अमित शाह के हालिया बयान के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है, क्योंकि अपने बंगाल दौरे में अमित शाह ने साफ ऐलान किया था कि अगर बीजेपी जीती तो राज्य का अगला मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही होगा। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई, वो खुद राष्ट्रीय दल का मेंबर रही। अमित शाह बीजेपी के ऐसे रणनीतिकार रहे हैं जो सोच समझकर ही कोई बात कहते हैं। क्या शाह के ऐलान में सौरभ की मुलाकात का राज छुपा है? क्या बाहरी बनाम बंगाली की ममता की चुनौती को मात देने के लिए ये बीजेपी का मेगा प्लान है? जवाब के लिए इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर राज्यपाल धनखड़ के साथ दादा की मुलाकात सियासी रंग लाती है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।